नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक, जिसमें पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि को पूरा पढ़कर, उसके नियमों को पूरा पढ़कर उदाहरण के साथ समझ लिया है। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा विसर्ग संधि, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं व्याकरण से संबंधित। तो चलिए देखेंगे। परिभाषा की बात करें तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, यानी कि विसर्ग होगा, वहाँ पे विसर्ग के साथ किसका होगा मेल? स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। यानी विसर्ग के साथ जब स्वर का या व्यंजन का मेल होता है और इस मेल के होने से जो विकार होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं जिसको हम पढ़ते चलेंगे। जैसे नियम नंबर 1 के आधार पर यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का तालव्य श बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए विसर्ग के साथ च है तो इसका क्या बन गया? तालव्य श। जैसे विसर्ग जोड़ च यानी कि निह जोड़ च, यहाँ विसर्ग है और ये च है, तो बन गया विसर्ग का क्या बन गया? तालव्य श बन गया। तो बन गया यहाँ पे निचय से निश्चय। उसी प्रकार बात करते हैं कि यदि ये तो हो गया च और छ यदि हो तो इस प्रकार तालव्य श बन जाएगा। अगर ट ठ हो तो मूर्धन्य श बन जाएगा। यानी कि जैसे देखिए विसर्ग जोड़ ट है ना, यहाँ पे धनु जोड़ टंकार, यहाँ पे धनु में विसर्ग है, न के बाद विसर्ग है और फिर ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि विसर्ग के बाद यदि ट और ठ हो तो क्या बन जाता है? मूर्धन्य श। जैसे धनु जोड़ टंकार बराबर क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, है ना। यानी कि विसर्ग का क्या बन गया? मूर्धन्य श बन गया, आधा मूर्धन्य श। यानी कि देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो च या छ हो तो आधा तालव्य श बन जाएगा। विसर्ग के बाद यदि च छ हो, विसर्ग के बाद यदि ट ठ हो तो मूर्धन्य श जो आधा मूर्धन्य श बन जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद त और थ हो तो क्या बन जाएगा? दंत स हो जाता है, आधा दंत स। यानी कि च छ होने पर क्या हो जाएगा? तालव्य श, ट ठ होने पे मूर्धन्य श और त थ होने पे दंत स। तो आपको इसे ध्यान रखना है। जैसे कि कैसे अब दंत स देख लेंगे, इसका एक उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए दुह जोड़ थकार। ठीक है, दुह जोड़ थकार, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या बन जाएगा? दंत सा आधा जो है वो बन जाएगा, तो हो जाएगा दुस्थकार। तो पहले नियम के आधार पर क्या है? च छ का तालव्य श, ट ठ का मूर्धन्य स और त थ का दंत सा बन जाएगा। यानी कि स वाले सारे नियम इसमें विसर्ग में आ जाएंगे। अब अगला जो इसका नियम है वो हम देखेंगे। कहते हैं कि यदि विसर्ग के पहले यदि ईकार या ऊकार, यानी कि या तो जैसे यहाँ पे आप नी देख सकते हैं, छोटी नी की मात्रा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगी है न में, तो ईकार हो या फिर ऊकार, यानी द में ऊकार दू, तो ईकार या ऊकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो, यानी कि क ख हो या फिर प फ हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। यानी कि दूसरे नियम के आधार पर क्या है कि यदि ईकार और उकार आए तो क्या बन जाता है? ईकार और उकार में आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख या प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श बन जाता है। जैसे निह जोड़ कपट बराबर निष्कपट। यहाँ पे ईकार आया है न में और विसर्ग के पहले क्या है? ईकार आया है, न में ईकार नी, तो विसर्ग के पहले यहाँ ईकार आने से ये क्या बन गया? हमारा मूर्धन्य स बन गया। क्यों? यहाँ पे क आ रहा है। तो जब भी विसर्ग के पहले ईकार आए या फिर जैसे दुह जोड़कर उकार है यहाँ पे, तो इस प्रकार आए और उसके बाद का वर्ण जो है वो क ख हो या फिर प फ हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? मूर्धन्य श जो आधा है वो बन जाएगा। उसी प्रकार निफल का निष्फल हो गया, निकारण का निष्कारण हो गया, निपाप का निष्पाप हो गया। अब अगला जो नियम है वो हम देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, यानी विसर्ग के पहले अ हो, जैसे कि यहाँ पे प्रातः, तो प्रातः में त को जोड़ेंगे तो त हलंत जोड़ अ बराबर त हुआ, तो विसर्ग के पहले अ आ रहा है, तो कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो और परे उसके बाद क ख या प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि अगर आ जाए, विसर्ग के पहले अ अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा था नियम नंबर 2 में कि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आ जाए तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा।
ठीक है, विसर्ग के पहले इकार उकार आने से और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात वही है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो जाए, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या हो जाए, इकार उकार नहीं बल्कि अ हो जाए और बाद में सेम यही रहे, यानी कि क ख प फ यही सेम रहे, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहेगा। जैसे प्रातः काल का क्या हो जाएगा, प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल। उसी प्रकार पयः जोड़ पान बराबर पयः पान, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब अगला जो नियम है, नियम नंबर 4, वो हम देखेंगे। कहते हैं कि यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, क्या कह रहा है कि यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए, ई उ के बाद विसर्ग हो, जैसे देखिए नी है, यहाँ पे नी में छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, ठीक है। तो यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई उ का बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। यानी कि अगर र आ जाए, ई उ के बाद विसर्ग हो और र आ जाए, किसके बाद, ई और उ के बाद विसर्ग हो और र आ जाए, तो ई उ जो है वो क्या बन जाता है, अपने बड़े रूप में बन जाता है, यानी बड़ा ई बड़ा उ बन जाता है। जैसे नी जोड़ रव और हाँ विसर्ग लुप्त हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, नी का बड़ी ई मात्रा बन जाएगा और विसर्ग हट जाएगा तो हो जाएगा नीरव। निह जोड़ रस, यहाँ पे चूंकि छोटी ई है और र है बाद में विसर्ग के बाद, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, निह जोड़ रस का नीरस। उसी प्रकार निह जोड़ रोग का निरोग, यानी कि र की मात्रा जब भी होगी तो आप ध्यान रखिए और विसर्ग होगा तो ये जो न है वो क्या हो जाएगा, बड़ा ई बड़ा उ जो भी रहेगा वो हो जाएगा। अब अगला जो नियम है उसमें हम देखेंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, यानी कि पहले अ और आ को छोड़ करके कोई दूसरा आए स्वर और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पंचम वर्ग हो, ठीक है, या फिर य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं कि स्वर में अ आ नहीं रहेगा, यानी कि अ आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए विसर्ग के पहले, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि विसर्ग के पहले ई आया है ना, न में छोटी की मात्रा ई आया, यानी कि अ और आ नहीं आया है, ठीक है। तो अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आया, यहाँ पे देखिए आ गया। और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, जैसे कि विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है, उ आ गया हो, तो किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर किसी या तो स्वर हो, तो यहाँ पे तो स्वर है, या फिर तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर य र ल व ह में से कोई हो। जैसे यहाँ पे देखिए तृतीय है, उसी प्रकार कहीं पे चतुर्थ हो सकता है, कहीं पे पंचम हो सकता है, कहीं पे य र ल व और ह हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। जैसे निह जोड़ उपाय का निरुपाय, दुह जोड़ गंध का दुर्गंध, दुह जोड़ आत्मा का दुरात्मा, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ करके, जैसे कि यहाँ विसर्ग के पहले अ और आ नहीं है, ठीक है, ऊ की मात्रा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कोई भी आए, जैसे कि मान लीजिए छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, कोई भी आए, या फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा स्वर आए, ये तो हो गया, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ हो, पंचम हो या र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विसर्ग का दुह जोड़ गंध का ये क्या बन गया, दुर्गंध बन गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आया, तृतीय वर्ण यहाँ पे आ गया है। इसी नियम के आधार पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि निह जोड़ झर बराबर निर्झर, निह जोड़ जल बराबर निर्जल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए तृतीय वर्ण आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तृतीय वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण आए, य र ल व ह में से कोई आए, या फिर कोई दूसरा स्वर आए, तो इस प्रकार से ही विसर्ग का र बन जाएगा। उसी प्रकार निह जोड़ धन बराबर निर्धन, निह जोड़ गुण बराबर निर्गुण, निह जोड़ विकार बराबर निर्विकार, दुह जोड़ नीति बराबर दुर्नीति, निह जोड़ मल बराबर निर्मल। तो इस प्रकार से ये सभी आएंगे। अगला जो नियम है, नियम नंबर 6, कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, यानी विसर्ग के पहले क्या आए, अ आए, जैसे कि यहाँ पे मना है, ठीक है, न में अ की मात्रा जुड़ी हुई है, लगी हुई है, तो कह रहे कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम आए, या फिर य र ल व ह रहे, तो विसर्ग का उ हो जाता है।
और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे कि कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। तो यहाँ पे जो विसर्ग है न पेर, तो न में विसर्ग होने से पहले न जोड़ अ बराबर न हुआ, यानी कि अ यहाँ पे आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम या फिर य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मना में अ है और उसके बाद जो है किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम हो तो तृतीय में या फिर य र ल व में से कोई हो, तो यहाँ पे य र तो र है यहाँ पे, तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, यानी कि ये विसर्ग से मिल करके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विसर्ग के पहले यदि अ आएगा और किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम उसके बाद आएगा विसर्ग के बाद, या फिर य र ल व ह आएगा, तो ये जो है विसर्ग वो क्या बन जाएगा, विसर्ग का उ हो जाता है और ये उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ जाता है। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि द्वारा मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है यदि पहले अ की मात्रा आती है। तो जैसे सरह जोड़ ज बराबर सरोज, मनः जोड़ भाव बराबर मनोभाव, पयः जोड़ धर बराबर पयोधर। ध क्यों, क्योंकि त थ द ध चतुर्थ वर्ण आ रहा है, यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम 3, 4, 5 वाले वर्ण आए, य र ल व ह में से कोई आए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, और आगे विसर्ग के अ आए तो ये बन जाएगा ओ। उसी प्रकार मनः जोड़ हर बराबर मनोहर, पयः जोड़ द बराबर पयोद, मनः जोड़ विकार बराबर मनोविकार। उसी प्रकार वयः जोड़ वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, यशः जोड़ धरा बराबर यशोधरा, सरह जोड़ वर बराबर सरोवर, तेजः जोड़ मैं बराबर तेजोमय, यशः जोड़ दा बराबर यशोदा, पुरः जोड़ हित बराबर पुरोहित, मनः जोड़ योग बराबर मनोयोग। तो इस प्रकार ओ की मात्रा आ जाती है। अब चलेंगे अपने अगला जो नियम है हमारा उसकी ओर। तो हमारा अगला और 7वां जो नियम है वो है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, विसर्ग के आगे और पीछे क्या हो, अ हो, जैसे कि म में जो विसर्ग लगा है, विसर्ग के आगे म है, म में भी अ का उच्चारण है, अ इसमें भी है, और विसर्ग के बाद भी अ हो, यानी कि देखिए अ से अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर कहा जा रहा है विसर्ग के आगे और पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग से मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार इस प्रकार का चिन्ह लग जाता है। कहने का तात्पर्य कि विसर्ग के आगे पीछे जब भी अ आएगा तो पहला अ और विसर्ग मिलकर, पहला अ या विसर्ग मिलकर, यानी कि म का अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएगा, इस नियम की तरह ओकार हो जाएगा और बाद वाले अ के जगह पर क्या हो जाएगा, लुप्ताकार हो जाएगा। तो म और विसर्ग, म का अ और विसर्ग मिलकर मो हो गया और बाद वाला अ जो है वो क्या बन गया, लुप्ताकार बन गया। इस प्रकार प्रथमा जोड़ अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। उसी प्रकार यशा जोड़ अभिलाषी, यशा में श के बाद जो अ आ रहा है, यानी कि श के उच्चारण में जो अ का उच्चारण हो रहा है वो अ और विसर्ग ये दोनों मिलके ओ की मात्रा बन गया, यानी कि यशो, और अ क्या बन गया, लुप्ताकार में इस प्रकार से बन गया और बन गया यशोभिलाषी। उसी प्रकार मनः जोड़ अभिलाषित बराबर मनोभिलाषित। तो इस प्रकार ये जो थे ये विसर्ग वर्ण के उदाहरण थे और नियम थे। कहा जा रहा है यहाँ पे कि लेकिन विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए, विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः जोड़ एव बराबर अतएव, यानी कि कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद अ के सिवा कोई दूसरा स्वर आए, जैसे यहाँ तो अ आया था तो इस प्रकार ओकार की मात्रा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो अ नहीं है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो कह रहा है कि कोई भी दूसरा यदि स्वर आए अ के अलावा कोई भी स्वर, तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी कि अतः जोड़ एव बराबर क्या हो जाएगा, अतएव। तो इस प्रकार आपने जो विसर्ग संधि थी उसके सभी नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। 1 से 2 बार जरूर कक्षा को पढ़े, नोट्स बना के पढ़े, मैं बार बार कहती हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे, आपको याद रहेगा भी, और जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे संधियों की तो उसमें भी आपको बहुत काम देगा। तो आशा करती हूँ कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि और भी आपको समझ में आ जाए। कुछ पूछना हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली कक्षा में जो महत्व
महत्वपूर्ण संधियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उन सभी संधियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वर्ण क्रम के अनुसार। तो अगली कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।